हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 के लिए हमारा प्रबंधन का एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम 2500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आज हम इसका पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 तक हमने इसके कर चुके थे और 130 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे और आज हम 131 से देखेंगे। इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले में जाइएगा, प्रबंधन नाम से आपको प्ले मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 129 हमारा हो गया था, 130 भी हो गया था। हम 131 से देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की उच्च उपाधि, आत्मविश्वास दिखाना, उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा, दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। तो बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है? तो बुद्धिमत्ता मतलब होता है इंटेलिजेंसी। जितना ज़्यादा हम बुद्धिमान होंगे, जितना ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे, तो हम ज़्यादा दूर की भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में किस तरह से किस चीज़ का प्रबंध करना है तो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना। अगला क्वेश्चन है, असतत पहल को संदर्भित करती है। असतत पहल को यह संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनर्रूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो असतत पहल को बताता है और जिसका उद्देश्य है कि निश्चित समय सीमा में मौलिक रूपांकन हो और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त कर पाएँ? प्रबंधकों के लिए निहितार्थ प्रबंधकों के लिए है, योजना, पुनः इंजीनियरिंग या कर्मचारियों का सशक्तिकरण। क्या होगा जो मौलिक बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करेगा? तो पुनः इंजीनियरिंग या पुनर्अभियांत्रिकी जो है वो असतत पहलों को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य होता है कि आप समय सीमा में मौलिक पुनर्रूपांकन करो और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करो। तो क्या हो जाएगा? पुनः इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है? प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है? गतिशील है, सार्वभौमिक है, लचीली है या सभी है? तो प्रबंध के सिद्धांतों की जो प्रकृति है वो सभी है। उसमें गतिशील भी आ जाएगा, सार्वभौमिक भी आ जाएगा, लचीला भी आ जाएगा। तो ये प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें कोई भी सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। किसके? उपलब्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, शक्ति की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, जब भी किसी को सहायक प्रतिक्रिया मिलती है तो उसके ही जो प्रबंध में जो लगे हुए आसपास के लोग होंगे, मतलब उनका कोई ना कोई संबंध होगा, तो वहाँ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो और अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं संबंधों की आवश्यकता। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे किसके अंतर्गत आते हैं? वो संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। मतलब आसपास के जो लोग हैं, जो संबंध वाले लोग हैं, वो आपके काम को अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, आप और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उनकी प्रतिक्रिया सहायक होती है, मतलब आपको मोटिवेट करने वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। यह कथन किसका है? ये ध्यान रखिएगा, ये कथन है एप्ले का। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। प्रबंध किसका है? व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। तो ये किसने बताया है? एप्ले ने बताया है, याद कर लीजिएगा। प्रबंधन व्यक्ति है ना कि वस्तु है। ये किसने बोला? ये एप्पल ने बोला। एप्पल से याद रख लीजिएगा, एप्पल मतलब एप्पल को याद रख लीजिएगा। एप्पल एक वस्तु है और व्यक्ति उसको खाता है। तो एप्पल ने बोला है कि प्रबंध जो है वो व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। अगला है, भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? नगदी प्रवाह वितरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, मूल्यह्रास लेखा या सूची मूल्यांकन। तो जो लेखा मानक प्रथम है वो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। लेखा मानक फर्स्ट क्या करता है? लेखा का मतलब होता है अकाउंट,
और ये जो लेखा मानक फर्स्ट है ये क्या करता है, ये लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। क्या करता है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगला क्वेश्चन है, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है। अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक किसके लिए उपयुक्त है, निम्नतम प्रबंध, उच्च मध्यम प्रबंध स्तर, मध्य प्रबंध स्तर या उच्च प्रबंध स्तर। तो जो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक है वो उच्च मध्यम प्रबंध स्तर के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, अपवाद द्वारा जो प्रबंध तकनीक है वो किसके लिए उपयुक्त है, तो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है उच्च मध्यम प्रबंध स्तर के लिए। किसके लिए, उच्च मध्यम प्रबंध स्तर के लिए उपयुक्त है अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा ओके सॉरी, ये इसमें उच्च प्रबंध स्तर भी है ऑप्शन। तो अगर आपका उच्च प्रबंध स्तर भी ऑप्शन आए तो आप अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है किसके लिए होगा, तो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक जो है वो उच्च प्रबंध स्तर के लिए होगा। जो कोई भी प्रबंध होता है, कोई भी संगठन होता है, तो वहाँ उच्च से निम्न तक कर्मचारी होते हैं। पहले सबसे उच्च में होते हैं, फिर उच्चतर मध्य में होते हैं, फिर मध्य में होते हैं, फिर निम्न में होते हैं। तो जो सबसे उच्च प्रबंध स्तर होगा वो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक के लिए अधिक उपयुक्त होगा। याद रखिएगा अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक किसके लिए है, उच्च प्रबंध स्तर के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व दत्त व्यय क्या है। पूर्व दत्त व्यय, पूर्व में दिया हुआ क्या व्यय, पूर्व में दिया व्यय तो क्या होता है वो, दीर्घकालीन देनदारी, चालू परिसंपत्ति, विपणन प्रबंधन या ये सभी। तो पूर्व दत्त व्यय क्या होता है, जो लंबे समय से आपको पैसा देना हो, लंबे समय की देनदारी हो, ब्याज सहित पैसा देना हो, वो सभी जो है पूर्व दत्त व्यय में आ जाते हैं। पूर्व दत्त व्यय में क्या आ जाती है, दीर्घकालीन देनदारी जो है पूर्व दत्त व्यय में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधक का कार्य नहीं है, नियोजन, संगठन, लेखांकन, समन्वय। देखो प्रबंध का ये लेखांकन अकाउंट का काम है, इसके प्रबंध के कार्य में नहीं आएगा। ये प्रबंध के जो दूसरे कार्यकलाप हैं, वित्त से संबंधित कार्यकलाप है उसमें आ जाएगा, लेकिन एक प्रबंध करना है तो उसके कार्य में कौन सा नहीं, नियोजन मतलब योजना बनाना है, संगठन बनाना भी है, समन्वय भी है, लेखांकन नहीं है। अगला है, गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है। गैर वित्तीय प्रेरणा तो व्यावसायिक जो होती है, तकनीकी भी होती है, और गैर वित्तीय प्रेरणा जो होती है, जो वित्त से संबंधित नहीं होती, वो मानसिक होती है। और वित्त से संबंधित अगर होगी तो वो व्यावसायिक होगी, तकनीकी होगी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ गैर वित्तीय प्रेरणा बोल रहे हैं, तो गैर वित्तीय प्रेरणा जो है वो कैसी होगी, मानसिक होगी। प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता। कौन सी में, जो वैश्वीकरण से उत्पन्न हो, जो उदारीकरण से उत्पन्न हो, तकनीकी विकास से उत्पन्न हो, या प्राकृतिक विकास। देखो वैश्वीकरण से उत्पन्न का सामना करने के लिए प्रबंध तैयार करता है, उदारीकरण से भी तैयार करता है, तकनीकी से भी करता है। प्राकृतिक विपदा अगर आ जाती है तो उसमें प्रबंध आपका सहयोग नहीं करता। प्राकृतिक विपदा अगर आपको आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है प्राकृतिक विपदा से, तो ये आपको प्रबंध सहयोग नहीं करता। अगला फ्रेंड्स, आज जो आपको पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिला हुआ, उसमें मैं 100 प्रबंधन के MCQ दूंगी, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, वहाँ मैं रेगुलर तैयारी करा रही हूँ, रेगुलर MCQ दे रही हूँ, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था। वैज्ञानिक प्रबंध का विकास FW टेलर ने किया था। वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था, वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया था FW टेलर ने। किसने, FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया था। अगला होता है, प्रबंध के चरण कितने होते हैं। प्रवर्तन के कितने चरण होते हैं, 3, 5, 4 या 6। तो प्रवर्तन के कितने चरण होते हैं, प्रबंधन के चरण होते हैं 4। प्रबंधन के चरण कितने होते हैं, तो प्रवर्तन के चरण होते हैं 4 चरण प्रबंधन के होते हैं। अगला है, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कब प्रकाशित हुई थी। 1903, 1910, 1911 या 1921। तो 1911 में प्रदर्शित हुई थी। कब हुई थी, 1911 में।
टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में प्रकाशित हुई थी टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तक के कार्य क्या है? आर्थिक संभाव्यता, नाम का अनुमोदन, पेशेवर लोगों की नियुक्ति। तो ये सभी जो है वो प्रवर्तक के कार्य है, जो प्रवर्तन करता है प्रवर्तक के कार्य होते हैं। तो ये सभी जो है वो प्रवर्तक के कार्य में आ जाएंगे। ये सभी कैसे हो जाएंगे? ये सभी प्रवर्तन के कार्य में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर या पीटर डिकर। कौन ऐसे हैं जो मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं? एल्टन मेयो। मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं एल्टन मेयो। एल्टन मेयो मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में होता है? प्रवर्तक का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2000 धारा की किस धारा में होता है? तो ये होता है धारा 92 में। प्रवर्तक का उल्लेख कंपनी की अधिनियम की किस धारा में होता है? धारा 92 में होता है। ये भी याद रखना कि कंपनी अधिनियम कब आया था? कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। और इसकी किस धारा में प्रवर्तक का उल्लेख होता है? तो धारा 92 में प्रवर्तक का उल्लेख होता है। अगला है, कंपनी निर्माण में प्रवर्तन से क्या आशय होता है? व्यवसाय के अवसरों की तलाश, कंपनी की स्थापना, ए और बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, ये आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप 2 के नोट्स लेना चाहते हैं तो अपने ले सकते हैं। इसमें आपको एक प्रबंधन का बुकलेट मिलेगा जिसमें 1000 वन लाइनर, 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कंप्यूटर की मिलेगा जिसमें आगे हैंड रिटन थ्योरी है और पीछे 1050 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गणित और तर्क शक्ति के बहुत सुंदर व्याख्या के साथ पूरे प्रैक्टिस सॉल्व के क्वेश्चन के साथ ये दी गई है। हिंदी पूरा हैंड रिटन है, प्लस इसमें 1000 वन लाइनर है, MPG के पूरा हैंड रिटन है। छठवां जो वॉल्यूम है इसमें भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, पशुधन जनगणना, मंत्रिमंडल है, व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संग्रह है, विज्ञान के 3000 वन लाइनर है, सामान्य ज्ञान है वॉल्यूम 9, सामान्य में पूरा इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र कवर किया है और सामान्य अंग्रेजी है तो ट्रिक के साथ कवर किया है। इसका चार्ज ओनली 2199 है। 10 बुकलेट आपको 2199 में मिलती है। साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, करंट अफेयर्स आपको निःशुल्क कराया जाता है, जो मैथ्स और रीजनिंग की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और ट्रिक द्वारा आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक यहाँ दी जाती है। कंप्यूटर की शॉर्टकट की तैयारी कराई जाती है, जो शॉर्टकट कीज रहती है। तो ये सभी आप, ये ग्रुप आपको केवल नोट्स लेने पर मिलता है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते होंगे 6 से 7 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल किस रूप में जाने जाते हैं? हेनरी फ्योल वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में, प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में, दोनों के रूप में। तो हेनरी फ्योल जो है वो प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हेनरी फ्योल को किस रूप में जाना जाता है? हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसमें? प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कैसे जाने जाते हैं? प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया का चरण है। कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया का चरण क्या है? प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी का विधान या सभी। तो कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया के चरण में प्रबंधन भी आ जाएगा, समामेलन भी आ जाएगा, पूंजी का अभिवादन भी आ जाएगा। ये तीनों ही आ जाएंगे तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। FW टेलर का समय कब से कब तक था? FW टेलर का समय 1800 से 1855, 1856 से 1915, 1916 से 1929 या 1930 से 1950। FW टेलर का समय कब था? FW टेलर का समय था 1856 से 1915। कब था? 1856 से 1915 था। हॉर्थन प्रयोग किए गए थे। हॉर्थन प्रयोग किस पे किए गए थे? हॉर्थन किस पे किए गए थे? हॉर्थन प्रयोग कब किए गए थे? 1910 से 1924 के दौरान,
1924 से 1932 के दौरान, 1933 से 1955 के दौरान, या 1931 से 51 से 1957 के दौरान। तो जो हॉर्थन प्रयोग किए गए थे वो 1924 से 1932 के दौरान किए गए थे। कब किए गए थे हॉर्थन प्रयोग? 1924 से 1932। बहुत जल्द आपको इसका पूरा 2500 प्रश्नों का PDF तैयार करके आपको उपलब्ध करवा देंगे, और जिससे आप इसकी कॉपी निकाल के आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जुड़ जाइएगा। आपका नंबर अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव भी करा दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रशासन संबंधी विचारधारा का विकास किस दौरान किया गया था? तो हेनरी फ्योल ने प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किया। पहले तो ये याद रखना कि हेनरी फ्योल ने किस विचारधारा का विकास किया था? तो इन्होंने प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किया था। कब किया था? 1840, 1841 से 1925, 1926 से 50, या 50 से 75। तो 1841 से 1925 के बीच हेनरी फ्योल द्वारा प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या रहा है? प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या रहा है? 1850 से 1900, 1900 से 1930, 1931 से 1950, या 1951 से 1980। तो प्रबंधन की जो प्रतिष्ठित विचारधारा है उसका समय रहा है 1900 से 1930। कब रहा है प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय? क्या रहा है? 1900 से 1930 रहा है। क्रियात्मक संबंध विचारधारा का विकास किसने किया था? क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर और टेलर। किसने किया? देखो, क्रियात्मक प्रबंध बोल रहे हैं तो क्रियात्मक प्रबंध किया है मैक्स वेबर ने। किसने किया है क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास? तो मैक्स वेबर ने क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किया है। किसने? मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ पे हुआ था? हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। फ्रेंड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसकी जानकारी मिलती रहे। हेनरी फ्योल का हुआ था फ्रांस में। अब आपसे पूछे FW टेलर का कहाँ हुआ था? तो FW टेलर का हुआ था अमेरिका में। फ्योल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और टेलर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये ध्यान रखिएगा। देखो, फ्योल से याद रखिएगा, फ्योल से फा से फ्योल है और फा से फ्रांस है, तो ऐसे याद रखिएगा कि फ्योल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ये टेलर कहाँ के हैं? टेलर अमेरिका का था। टेलर कहाँ के हैं? तो टेलर हैं अमेरिका के। अगला है, मानव संसाधन प्रबंध का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करना है? इसका मतलब है कि मानव संसाधन मतलब आप लोग या हम लोग, जितने भी मानव हैं जो कि आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं, तो मानव संसाधन कहलाता है। तो इनका ऐसा कौन सा कार्य है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो आने वाले जो मानव संसाधन हैं उनकी आवश्यकताओं को पहचानता है और उनकी ज़रूरतों के पूर्वानुमान को भी सम्मिलित करता है? आयोजन तो नहीं, आयोजन मतलब किसी को बुलाना, नियोजन मतलब योजनाएं बनाना, निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना, और कार्मिक व्यवस्था मतलब काम के लिए व्यवस्था करना। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। एक योजना बनाकर हम उसकी ज़रूरतों को, जैसे कि पंचवर्षीय योजना आपने देखी थी कि उसमें हम पूरे जो होता है 5 सालों का एक डाटा बनाया जाता है कि इसमें इतना खर्चा होगा, और उस प्रकार से उस प्रकार वित्त का अरेंज किया जाता है। तो इसी प्रकार ये मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है, जिसमें भविष्य में मानव आवश्यकताओं को पहचानना और उसकी कार्मिक ज़रूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 158 क्वेश्चन इसके किए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।